हेलो, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम, वणक्कम, केम छो? सत श्री अकाल। जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो। मैं अजय कुमार झा। आज मैं अमेरिका और भारत के संदर्भ में कुछ गोल गोल मोटी बातें करना चाहता हूँ। ऐसी बातों को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि भारत और अमेरिका के संबंध आज जिस स्थिति में हैं वो क्या हैं, कैसी हैं और आगे कितनी दूर तक किस तरह से चलने की संभावना दिखलाती हैं। पर चलिए मैं अपनी बात करता हूँ, तब तक इस बीच आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। एक आध सेकंड लगेगा। कुछ मित्रों से शेयर भी कर लीजिए। उन्हें आग्रह भी करिए कि मेरी बातें सुन के उन्हें कोई फ़ायदा ही होगा थोड़ा मोड़ा। अगर वो स्टूडेंट्स हैं तब तो और भी ज़्यादा, अगर स्टूडेंट नहीं भी हैं तो कुछ बातें जो वो समझते हैं उसमें एक नया एनालिसिस भी उन्हें दिखने को मिलेगा। भारत और अमेरिका के संदर्भ में आज मुझे बात करना है। भारत और अमेरिका के जो रिलेशन हैं वो बड़ा ही, वो आप कह सकते हैं ना कि बड़ा ही मतलब वो एक अलग तरीके से चलती रही हैं। स्नेक एंड लैडर वाली बात आप कह सकते हैं। कभी ऊंचा गया, कभी नीचे आया, कभी ऊंचा चला गया, कभी और भी ज़्यादा ऊंचा चला गया और कभी एकदम धड़ाम से नीचे। बस स्नेक बाइट की ज़रूरत पड़ती है। एक दो गलत स्टेटमेंट अमेरिका की ओर से आ जाए, हम यहाँ धड़ाम से नीचे। हमारी बातें कुछ उन्हें ठीक ना लगें तो वो धड़ाम से नीचे। तो ऐसे ही चलता रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि आज़ादी के बाद से अमेरिका का रुख भारत के लिए प्रारंभ में तो काफ़ी अच्छा था। अगर नेहरू जी ने चाहा होता, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने, तो हमारे संबंध उनके साथ शुरुआत से ही अच्छे हो गए होते। परंतु अब उनका जो अपना वर्ल्ड व्यू था नेहरू जी का, वो एक, हालांकि वो काफ़ी संभ्रांत परिवार से आते थे, लेकिन वो उस समय में जो चला हुआ था, इंग्लैंड में उन्होंने पढ़ाई की थी, तो वो थोड़ा सोशलिज्म, फैबियन सोशलिज्म वगैरह के से ज़्यादा प्रभावित रहा करते थे। चूँकि एफ्लुएंट फैमिली से थे तो ये सब लग्जरी वो एफर्ट कर सकते थे, उन्होंने किया था। और बाद में जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके ताल्लुकात भी अंग्रेज़ों से अच्छे तो थे ही, और अमेरिका से शायद वह भी रखना ही चाहते थे। इसलिए प्रारंभ के समय में वो जब अमेरिका गए भी तो वो लंबी यात्रा पर गए थे और वहाँ उनका सब कुछ ठीक ठाक ही हुआ। लेकिन बाद के समय में चूँकि भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की जो आर्थिक स्थिति थी और भारत की जो आर्थिक बदहाली अंग्रेज़ों ने करके रखी हुई थी, उसमें जो गरीबी के अभिशाप में पूरा देश एक तरह से घिरनी काट रहा था, आप कह सकते हैं, उससे निकलने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू जी को वो समाजवाद वाला रास्ता ज़्यादा सही लगा। उस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि उनका अप्रोच उस तरह से ठीक ही था, क्योंकि उन्होंने देखा था, यहाँ गरीबी देखी थी, इंग्लैंड में वो उन्होंने अमीरी देखी थी, और खुद चूँकि संभ्रांत परिवार के थे तो चीज़ों को ज़्यादा तरीके से समझने की कोशिश जब करने में, वो इलीट ग्रुप में जब मूव करते थे तो वहाँ के जो कॉन्टेक्स्ट में वो भारत के लिए जो उन्हें सही लगा वो उन्होंने किया। और जो रास्ता उन्होंने अपनाया वो एक तरह से उन्हें पता था कि भारत के नेबरहुड में कोई अगर पावरफुल कंट्री है तो वह रसा ही है, और रसा इतना नज़दीक है, रसा के साथ ही जाना बेहतर होगा। और जिस तरह का रुझान अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह जो वेस्टर्न कंट्री थे, उसका नए देश जो बनाए गए थे भारत को काट करके,
उनकी तरफ उनका ज़्यादा था, तो नेचुरली थोड़ा डिस्टेंस भी महसूस हुआ होगा, और वो प्रारंभ से ही वो एक रास्ता बदल गया था। फेबियन सोशलिस्ट के प्रभाव में तो थे ही थे, तो रासा का जो इकोनॉमी है, उसका जो सिस्टम है गवर्नेंस, तो वो कम्युनिज्म उन्हें ज़्यादा रास आया, चले गए। लेकिन वो खुल करके वहाँ भी साथ नहीं थे, वो इसलिए कि उन्होंने वो रास्ता देखा कि भाई दोनों, वो कोल्ड वार का समय शुरू होने को हो ही चला था, आप मान सकते हैं, तो उसमें वो नहीं चाहते थे कि किसी ग्रुप में पड़े, नॉन अलाइनमेंट में वो गए। तब से लेकर के आज तक अमेरिका के साथ जो शुरुआती दुराव हुआ, तो फिर प्रारंभ में अमेरिका के चाहने के बावजूद भी जब भारत का झुकाव उधर हुआ नहीं, तो आहिस्ते आहिस्ते दूरियां बढ़ने लगीं, और फिर जो प्रॉक्सिमिटी रूस के साथ आई, और वो इतनी बढ़ी, खास करके डिफेंस सेक्टर में बढ़ती चली गई, तो बाद के दिनों में हमारे डिपेंडेंस भी उन पर ज़्यादा आ गया। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री ने पाकिस्तान का रास्ता पकड़ा, और हमने रूस का रास्ता पकड़ा। तब से बातें चलने लगी, और थोड़े ही दिनों के बाद जब चाइना इमर्ज करने लगा, चाइना में वहाँ जो रिवॉल्यूशन हुए, शंकाई शेख आए, बाद में माओ आए वगैरह, तो उनकी भी रूस से नज़दीकियाँ बढ़ी। भारत का वो नेबरहुड में था, पंचशील के सिद्धांत गढ़े गए। चाइना पर इतना ज़्यादा भरोसा प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया कि हमने वो सिक्योरिटी काउंसिल में भी अपना गंवाया, और सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो गंवाया, बहुत कुछ हुआ। और वो जो भारत को दिया जाना था वो चाइना को गया, भारत ने ही उस पर इंसिस्ट भी किया था। तो अब ये सब चीज़ें आई, तो ये एक बैकग्राउंड है जिसे मैं कह रहा था, और उसका असर इतना लंबा हुआ कि अब भी वो टॉपसी टर्वी, ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन में चल रहा है। लेकिन बाद के समय में, कांग्रेस के ही समय में, मनमोहन सिंह के आते आते चीज़ें बदलने लगीं, और अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे शुरू हुए, न्यूक्लियर डील्स हुए। यह अलग बात है कि उस न्यूक्लियर डील का भारत को अभी तक कोई फ़ायदा उस तरीके से नहीं हुआ, अलग तरीके से हम देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हमारे यहाँ कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह सीधे बन नहीं पाए, वो सब अपनी जगह अभी भी अधर में पड़ा हुआ है। तो लेकिन एक रिलेशनशिप शुरू हुआ, और बाद में अमेरिका से में भी जो हाँ, उस समय के जो प्रेसिडेंट्स आए, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा भारत की ओर रुझान लेना शुरू किया। और आज की स्थिति है, उसमें कार्टर थे, क्लिंटन थे, बुश थे, ओबामा आए, ट्रंप आए, बाइडेन आए, अब जो भी आए। तो और इस बीच में जब मोदी जी आए, तो मोदी जी के आने के बाद काफ़ी सब्सटैंशियल मटेरियल चेंजेस दिखने लगे। अमेरिका के साथ मोदी जी ने संबंध को ज़्यादा और मजबूती देने की चेष्टा की, और वो देते रहे। लेकिन उसके एवज में अमेरिका ने भारत से बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रखे, और बहुत डिमांड्स भी रखे, जो भारत के लिए न सहज था, न पॉसिबल था। अब अमेरिका एक एक हमारे साथ सहयोग तो करता रहा, हम भी उन्हें सहयोग देते रहे, लेकिन उसके जो एक्सपेक्टेशंस थे वो ये कि आप पूरी तौर पर एकदम इकट्ठे हमारे साथ आ जाओ, हम जो भी कहें, जैसे भी कहें, उठना कहें उठो, बैठना कहें बैठो। वो भारत ने न पहले माना था, न अब मोदी जी उसे मान सकते थे, क्योंकि मोदी जी नेशनल प्राइड से जिस तरह से देश को आगे ले जाना चाहते थे, उसमें यह उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं से भी बैठ भी नहीं रहा था, और बैठा भी नहीं, आगे उसी तरह से चलता रहा। रसा के साथ हमारे संबंध कायम रहे, हम और ख़ास करके अब यह सब उसका जो टेस्ट होता है, फ्रेंडशिप का जो टेस्ट होता है, वो यूक्रेन वार में दिखा। भारत ने लाख यूक्रेन पर वेस्टर्न कंट्री के तरफ से जो भी उस पर सैंक्शन लगाए गए, भारत उसमें कभी साथ खड़ा नहीं हुआ। हाँ, कुछ सैंक्शंस जो लगे थे वो तो जो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है उसके तहत तो भारत को भी मानना ही था, वो तो मानते ही रहा। लेकिन इसके बावजूद भी
रसिया के साथ भारत ने अपने संबंध बना करके रखे और जायज़न बना करके रखा, चूँकि जो भारत की अपनी एनर्जी नीड्स थी वो रसिया के साथ बहुत सहूलियत के साथ पूरा हो रहा था। और यही बात वेस्ट नहीं चाहता था, अमेरिका नहीं चाहता था। उसका कहना था आपके सारे एनर्जी नीड्स को हम फुलफिल करेंगे, हमसे आप तेल लीजिए, हमसे गैस लीजिए, वगैरह वगैरह। लेकिन आप रूस के खिलाफ खड़े होइए, यूक्रेन के साथ खड़े होइए, जिसको हम लोगों ने सिरे से नकार दिया दो बातों पर। पहली बात तो हम वेस्टर्न कंट्री से, खास करके वेस्टर्न कंट्री से मेरा ताल्लुकात यहाँ पर अमेरिका से है। अमेरिका के पास तो एनर्जी सप्लाई करने की ताकत है, लेकिन यूरोप को तो नहीं था। और लेकिन अमेरिका से जो एनर्जी मंगाना भारत के लिए काफ़ी कॉस्टली सौदा था, यह संभव नहीं था। भारत ने रूस से ही लेना पसंद किया, सस्ते दामों पर मिला भी। लेकिन यह सब चीज़ें उन्हें अमेरिका को नागवार लगती रही और आज भी लग रहा है। यह अलग बात है कि अमेरिका और रूस, वो भी इनडायरेक्टली रूस को भले ही सैंक्शन लगा रहा हो, लेकिन रूस से एनर्जी के सारे नीड्स वो भी फुलफिल कर रहा है। उसमें भले ही एक रास्ता हमारा भी है, हमारे थ्रू भी वो लेता है वेस्टर्न कंट्री, लेकिन उसके बावजूद भी वो हम पर तोहमत लगाते हैं कि आप उनके साथ संबंध रखते हैं। अगर हम उनके साथ संबंध नहीं रखें तो कल यूरोप भूखों मर जाएगा, एनर्जी के बगैर रह नहीं पाएगा, अमेरिका उन्हें दे नहीं पाएगा, अमेरिका उस कीमत पर नहीं देगा, चाहे वो उनका एलाई पार्टनर ही क्यों नहीं हो। यह बात भी सच है। अब ऐसी स्थिति में उधर चाइना भी है। चाइना के साथ अमेरिका के जो संबंध हैं और जिस टर्म पर वो अमेरिका चाइना के साथ संबंध रखना चाहता है, उस टर्म पर वो भारत के साथ नहीं चाहता। चाइना के साथ तो बाय एंड लार्ज वो बराबरी का संबंध रख ही रहा है, बावजूद इसके कि वो कुछ ऊपरी तौर पर स्वांग के रूप में कहिए या सच कहिए, जो भी स्थिति ये है कि चाइना को अभी भी अमेरिका बड़ा ही टैसिटली सपोर्ट करता है। बाहरी तौर पर वो उसके खिलाफ खड़ा रहता है, उसमें उसके अपने हित निहित हैं। क्योंकि जब ताइवान का मसला आता है तो ताइवान, अमेरिका को पता है कि जब तक अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है, चाइना ताइवान पर अटैक नहीं करेगा। उसे पता है, वो उसके अलायंस पार्टनर हैं। लेकिन वह फिर भी टेम्परेचर को बढ़ा कर रखता है अमेरिका, क्योंकि उसकी वजह से जो आर्म्स की सप्लाई ताइवान में भी वह कर पाता है और दूसरी जगहों पर भी कर पाता है, वो उसके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होता है। यूक्रेन में भी जो वार हो रहे हैं, उसमें भी अमेरिका के लिए सौदा फ़ायदे का है, भले ही वह वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूरोप के लिए नहीं है। और यह भारत को भी पता है, उन्हें पता है या नहीं है नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब वैसी स्थिति में ये संभव नहीं है कि भारत उनके टर्म पर हमारा संबंध अमेरिका के साथ रह सके। लेकिन टेक्निकल ज़रूरियात चीज़ें ऐसी हैं, चूँकि हम अभी लीड कर रहे हैं 21st, मतलब ये 21st सेंचुरी में। अब 2047 हमारा टारगेट है डेवलप कंट्री बनने का। इस बीच हमें बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट, बहुत सारे ऐसे सपोर्ट वेस्टर्न कंट्री से चाहिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे दूसरे भी माध्यम से। तो हमें भी अमेरिका की ज़रूरत है, और अमेरिका की ज़रूरत इसलिए भी है कि लिहाजा उन्हें भी तो कम से कम कुछ न कुछ, जो कुछ भी बात हो, चाइना का एक न एक भय तो उनके पास अभी भी बना हुआ है। भले ही चाइना को खड़ा उन्होंने ही किया है, अमेरिका ने ही किया है, लेकिन आज चाइना इस स्थिति में है कि अमेरिका को कई जगहों पर वो आंखें दिखाने की स्थिति में है, और आंखें दिखा भी देता है। तो कोई न कोई एक अज्ञात भय और डर अमेरिका के लिए भी चाइना का है। वैसे में भारत से बेहतर पोजीशन में जियोपॉलिटिकली आप कहें, मैप के आधार पर कहें, भारत की शक्ति के आधार पर कहें, भारत की बढ़ती ताकत के आधार पर कहें, तो भारत से ज़्यादा मुनासिब कोई दूसरा देश उन्हें नज़र नहीं आता है कि चाइना को कहीं से भी वह कंटेन कर सके। यह उनकी मजबूरी है और हमारा फ़ायदा है। तो भारत ने भी इसका जम करके फ़ायदा उठाया है। अब ऐसी स्थिति में आने वाले समय में हम भारत और अमेरिका का संबंध, आप कुछ कह सकते हैं कि लव एंड हेट, सीधे सीधे तौर पर लव एंड हेट ना भी कहें, लेकिन कुछ उसी तरह का चलता रहेगा। कम से कम आने वाले कुछ सालों में तो मुझे बिल्कुल ही ऐसा दिख रहा है। बार बार
हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह चुके हैं कि हम रसा को छोड़ नहीं सकते हैं, रसा हमें छोड़ नहीं सकता है, यह बात भी तय है। वैसे में रसा को छोड़ करके स्ट्रेट अवे अमेरिका के पाले में गिर जाना भारत के लिए भी फ़ायदे का सौदा कभी होने वाला नहीं है। इस बात को भारत जानता है। अब इन्हीं सब चीज़ों के तहत जो हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ चल रहे हैं वो कुछ इसी तरह से चल रहे हैं, और आने वाले समय में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रहेगी। भले ही ट्रंप आ जाए, भले ही बाइडेन पुनः आ जाए, जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। आप मेरी बातों से सहमत हो ना हो, लेकिन सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए और अपनी बातों को रखिए, शेयर करिए। जय हिंद।